करोड़ों दरूद और सलाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर, आपकी आल पर, आपकी असहाब पर। अजीज़ तलबा व तालिबात, मैं प्रोफेसर अख्तर चांडियो आज एक नए उन्वान के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि साल अव्वल का उर्दू का पर्चा जो है वो 100 नंबरों पे मुश्तमिल होता है और एक हिस्सा मारूज़ी होता है और जिसके 20 नंबर होते हैं और इंशाई हिस्से के 80 नंबर होते हैं। आज हम हिस्सा मारूज़ी के हवाले से बात करेंगे। इसके अंदर 4 जुज़ होते हैं और पहला जुज़ जो है वो नसरी असबाक पे मुश्तमिल होता है। दूसरा जो जुज़ होता है उसके हवाले से हम बात करते हैं तो वो शेरी इस्तिलाहात पे होता है। शेरी इस्तिलाहात बुनियादी तौर पे हम 4 का जिक्र करते हैं, मतला, मक्ता, रदीफ और काफिया। लेकिन इनका जिक्र करने से पहले मैं शेर और मिसरे के बारे में आपको बताना चाहूँगा कि हर शेर जो होता है वो 2 सतूर पे मुश्तमिल होता है और पहली सतर को मिसरा उला कहते हैं और दूसरी सतर को मिसरा सानी कहते हैं। अब यहाँ पे आज हम पहले मिसरे की बात करते हैं। मिसरा अरबी जुबान का लफ्ज है जिसके लुग़वी माने हैं दरवाजे का एक पट या किवाड़। इस्तिलाही तौर पर शेर का आधा हिस्सा मिसरा कहलाता है। शेर के 2 हिस्से होते हैं, पहले हिस्से को मिसरा उला और दूसरे हिस्से को मिसरा सानी कहते हैं। मिसरा शेरी इस्तिलाह है। मिसरे को तारीफ यूं भी कर सकते हैं कि बामानी अल्फाज पर मुश्तमिल सतर जो वजन रखती हो मिसरा कहलाती है। एक शेर 2 मिसरों पे मुश्तमिल होता है। मिसरे की पहचान का बुनियादी मियार मिसरे का वजन होता है। मिसरा को यूं भी कह सकते हैं कि वो सतर जो बामानी अल्फाज पे मुश्तमिल हो तो जुमला बने, नज़म में आए तो उसे मिसरा कहते हैं। मिसरे की अलामत ये आपके सामने जाहिर है। अब हम शेर की बात करते हैं। शेर अरबी जुबान का लफ्ज है। ये लफ्ज शऊर से मुश्तक है। लुग़वी माने हैं जानना, बूझना। इस्तिलाही तौर पर शेर बावजन और बाअसर कलाम पहले को कहते हैं। शेर 2 मिसरों पे मुश्तमिल होता है। पहले मिसरे को मिसरा अव्वल और दूसरे मिसरे को मिसरा सानी कहते हैं। शेर की अलामत जो है वो आप जानते हैं। अब मिसाल देख लीजिए कि जैसे हम एक मिसरे की बात करें तो हम कह सकते हैं कि मेरे कत्ल के बाद उसने जफा से तौबा। अब ये गालिब का एक मिसरा है। अगर हम इसी को दूसरे मिसरे के साथ मिला के पढ़ेंगे कि मेरे कत्ल के बाद उसने जफा से तौबा, हाय उस जूद पशेमा का पशेमा होना, तो इसको हम शेर कहेंगे। अब हम अपने मकसद की तरफ आते हैं। मतला अरबी जुबान का लफ्ज है और लफ्ज तला से निकला है। इसमें मुज़क्कर है, इसमें ज़र्फ़ मकान है। लुग़वी माने हैं तलू होने की जगह, उभरने की जगह, निकलने की जगह, उफक पर चांद या सूरज के निकलने की जगह या वो नुक्ता जहां से किसी चीज का आगाज हो मतला कहलाता है और मतला की जमा मताले है। शेरी इस्तिलाह में गजल या कसीदे के पहले शेर को जिसके दोनों मिसरे हम काफिया या हम काफी और हम रदीफ हों मतला कहलाता है। याद रहे कि शेर में काफिया का होना बहुत जरूरी होता है, रदीफ का होना जरूरी नहीं। जिस गजल में रदीफ हो उसे गजल मुरद्दफ और जिस गजल में रदीफ ना हो उसे गजल गैर मुरद्दफ कहते हैं। अगर गजल के दोनों शेर के दोनों मिसरे हम काफी और रदीफ हों तो उसे हम मतला सानी कहते हैं। वाज़ेह रहे कि मतला सानी को हुस्न मतला या ज़ेब मतला भी कहते हैं। आजकल गजल में ज्यादा से ज्यादा 3 मतले होते हैं, वैसे मतलों की कोई कैद नहीं होती। मतला गजल का नकीब होता है। गजल के मतला की 2 बुनियादी शराइत होती हैं। गजल का पहला शेर हो और दोनों मिसरे हम काफी और हम रदीफ हों। गजल को हम इस हवाले से देखें तो हम ये भी कह सकते हैं कि मतला गजल का चेहरा होता है। अब मिसाल देख लीजिए। जिस सर को गरूर आज है यहाँ ताजवरी का, कल उस पे यही शोर है फिर नौहागरी का। फराज का ही मतला देख लीजिए। सिलसिले तोड़ गया वो सभी जाते जाते, वरना इतने तो मरासिम थे कि आते जाते। अब इसी चीज को हम और आगे बढ़ाते हैं, मारूजी का ही कंसेप्ट साथ लेके चलते हैं। गजल या कसीदे का पहला शेर जिसके दोनों मिसरे हम काफी और हम रदीफ हों कहलाता है। अब हमारे पास 4 ऑप्शन मौजूद होंगे।
कसीर और इंतखाबी जवाबात का मरला जब तय करेंगे तो काफिया, रदीफ, मक्ता और मतला। अब हम काफिया को देखें तो गजल या कसीदे का पहला शेर जिसके दोनों मिसरे हम काफिया हों तो क्या कहलाता है। अब ये चीज कट गई, रदीफ कट गई, मक्ता और मतला में से हमने इंतखाब करना है, तो मक्ता क्योंकि आखिरी शेर होता है तो इसलिए हमारा जवाब मतला होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, मतला के लुग़वी माने क्या है। खत्म होने की जगह, मुकम्मल होने की जगह, गरूब होने की जगह, तलू होने की जगह। खत्म होने की जगह मक्ता के हवाले से आती है, खत्म हो गया, मुकम्मल होने की जगह खत्म हो गई, गरूब होने की जगह खत्म हो गई, तो हमारा जो असल जवाब है वो तलू होने की जगह कहलाएगा। मतला किस जबान का लफ्ज है, बहुत ही अहम है और अक्सर आप देखिएगा कि किसी भी साल जब हम पेपर उठाते हैं तो ये लाजमी ऑप्शन देते हैं कि मतला किस जबान का लफ्ज है, फारसी, उर्दू, हिंदी और अरबी। तो फारसी, उर्दू और हिंदी से कोई ताल्लुक नहीं, अरबी जबान का लफ्ज है, तो इसलिए हमारा चौथा ऑप्शन दुरुस्त होगा। अगर हम आगे बढ़ें तो फिर देखते हैं हम, अगर किसी गजल के पहले शेर के दोनों मिसरे हम काफिया ना हो तो क्या कहलाएंगे। याद रखिए कि शेर के हवाले से जब हम बात करते हैं मतला की, तो मतला की दो बुनियादी शराइत होती हैं, पहला शेर होना और हम काफिया और हम रदीफ होना। तो उस हवाले से जब इसके अंदर काफिया नहीं होगा तो हम उसको गजल का पहला शेर कहेंगे, उसको मतला नहीं कहेंगे। तलू होने या उभरने की जगह को कहते हैं मक्ता, काफिया, रदीफ और मतला। हम देखते हैं कि मक्ता जो है वो काटने की जगह लफ्जी माने, और शेर गजल का आखिरी शेर जिसमें तखल्लुस इस्तेमाल उसको मक्ता कहते हैं, तो इसमें तखल्लुस इस्तेमाल होने की बात नहीं, काफिया रदीफ कट गया, तो हमारा मतला जो है वो दुरुस्त जवाब होगा। अब मतला की तारीफ की हम बात करें तो मतला की तारीफ यह है कि उसके दोनों मिसरे एक जैसे होते हैं, एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं, काफी और रदीफ के पाबंद होते हैं, या हम काफी और रदीफ होते हैं। तो यहाँ पे हमारा चौथा ऑप्शन हम काफी और हम रदीफ होते हैं, ये दुरुस्त होता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है मतला के दोनों मिसरे लाजमन होते हैं, मरबूत, हम रदीफ, हम काफिया, हम काफिया और हम रदीफ। मरबूत, हम रदीफ और हम काफिया को हम अगर निकाल देंगे तो हम काफिया और हम रदीफ हमारे दुरुस्त जवाब है। मतला गजल का होता है आखिरी शेर, दूसरा शेर, कोई भी शेर या पहला शेर। आखिरी शेर मक्ता होता है, ये कहला नहीं सकता, दूसरा शेर जो है वो आम शेर होता है, कोई भी शेर आम होता है, तो हमारा जो चौथा ऑप्शन है पहला शेर यही कहलाएगा। हुस्न मतला किसे कहते हैं। हुस्न मतला आता है दरमियान में, आखिर में, मतला से पहले के मतला के बाद। दरमियान में आएगा तो आम सा शेर होगा, आखिर में आएगा या मक्ता होगा या आखिरी शेर होगा, मतला से पहले आ ही नहीं सकता क्योंकि मतला ही पहला शेर होता है, तो इसलिए हमारा चौथा जो ऑप्शन है मतला के बाद वो दुरुस्त है। मतला पहला शेर होता है मरसिये का, मसनवी का, हमद का, के गजल और कसीदे का, तो यहाँ पे हमारा चौथा ऑप्शन ही दुरुस्त होगा, गजल और कसीदे का। तलू होने की जगह को कहते हैं काफिया, रदीफ, मक्ता के मतला। तलू होने की बात है, उभरने निकलने की बात है, नमूदार होने की बात है, तो हमारा मतला दुरुस्त है। मतला होता है आजाद नज़्म में, मसनवी में, मरसिये में के गजल में। आजाद नज़्म इससे आजाद होती है, मसनवी मरसिये की बजाय गजल में ही मतला होता है या कसीदे में होता है। गजल और कसीदे में किसका होना जरूरी है, तखल्लुस का, रदीफ का, मक्ते का, के मतला का। गजल और कसीदे में मतले का होना बहुत जरूरी होता है। तखल्लुस तो मक्ते में आएगा, ये आ नहीं सकता, रदीफ और काफिया हर जगह आते। गजल या कसीदे का पहला शेर होता है हुस्न मतला, तखल्लुस मक्ता के मतला। गजल या कसीदे का पहला शेर हमेशा मतला कहलाता है अगर उसके दोनों मिसरे हम काफी और हम रदीफ हों तो। उर्दू गजल में ज्यादा से ज्यादा मतले पाए जाते हैं। हमेशा तालिब इल्मों याद रखिएगा कि मतलों की कोई कैद नहीं होती, लेकिन जो आमतौर पे हमने देखा है कि किसी भी गजल में ज्यादा से ज्यादा आजकल 3 मतले इस्तेमाल होते हैं, तो हमारा जो है ये जो ऑप्शन है वो 3 चौथा दुरुस्त होगा। गजल के पहले शेर के दोनों मिसरों में काफिया ना हो तो मतला, तलमी, मक्ता के पहला शेर, क्योंकि हम जानते हैं कि मतले की बुनियादी शराइत 2 हैं, एक पहला शेर होना और दूसरी शर्त होती है इसका हम काफिया और हम रदीफ होना। तो इस लिहाज से अगर उसके अंदर काफिया नहीं होगा तो वो पहला शेर कहलाएगा। मतला के लिए जरूरी है रदीफ और काफिया दोनों, तखल्लुस, रदीफ के काफिया, काफिया का होना जरूरी होता है। नज्म या गजल में ज्यादा से ज्यादा मतलों की तादाद 3, 4, 5 या ज्यादा तादाद मुकर्रर नहीं, तो प्यारे बच्चों इसका जवाब आ गया कोई तादाद मुकर्रर नहीं है। उर्दू गजल में सबसे ज्यादा मतले पाए जाते हैं 6, 5, 4 के 3, आजकल जो है वो 3 मतले पाए जाते हैं।
افق پر چاند اور سورج کے نکلنے کی جگہ کو کہتے ہیں قافیہ ردیف مقطع کے مطلع، تو یہ مطلع درست ہے۔ اب دیکھیے ایک شعر میر تقی میر ہی کا کو دیکھ لیجئے، پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے، پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے، جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہے۔ اب یہ مثال ہے استعارہ کی، مقطع کی، قافیہ کی کہ مطلع کی، تو یہ مطلع کی مثال ہے۔ سر میں سودا بھی نہیں، دل میں تمنا بھی نہیں، لیکن اس ترک محبت کا بھروسہ بھی نہیں۔ یہ شعری اصطلاح میں کیا ہے؟ استعارہ تشبیہ مقطع کے مطلع، تو یہ مطلع ہے بے چین بہت پھرنا گھبرائے ہوئے رہنا۔ مطلع کو ہی دیکھ لیجئے، بے چین بہت پھرنا گھبرائے ہوئے رہنا، ایک آگ سی جذبوں کی دہکائے ہوئے رہنا۔ یہ منیر نیازی کا بہت ہی خوبصورت شعر ہے، اور یہ شعر مثال ہے مقطع کی، قافیہ کی، ردیف کی کہ مطلع کی، تو یہ مطلع کی بہترین مثال ہے۔ اب خوبصورت ایک اور شعر آپ دیکھیے، احمد فراز کا ہی ہے، سلسلے توڑ گیا وہ سبھی جاتے جاتے، سلسلے توڑ گیا وہ سبھی جاتے جاتے، ورنہ اتنے تو مراسم تھے کہ آتے جاتے۔ اب اس جب ہم مطلع کو دیکھتے ہیں تو مقطع تلمیح استعارہ مطلع، تو مقطع ہو ہی نہیں سکتا، تلمیح کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، استعارہ ممکن نہیں، تو ہمارا آخری آپشن ہی درست ہوگا مطلع۔ پروین شاکری کو دیکھ لیجئے جنہیں ہم خوشبو کی شرح کہتے ہیں، ان کا ایک شعر ہے، بادباں کھلنے سے پہلے کا اشارہ دیکھنا، بادباں کھلنے سے پہلے کا اشارہ دیکھنا، میں سمندر دیکھتی ہوں تم کنارہ دیکھنا۔ اب یہ مثال ہے پہلے شعر کی، مقطع کی، ردیف کی کہ مطلع کی، تو یہ کیونکہ دونوں مصرے جو ہیں ہم قافیہ بھی ہیں، اور پہلا شعر تو یہ مطلع کی زندہ مثال ہے۔ میر تقی میر کا شور افاق شعر، جس سر کو غرور آج ہے یہاں تاج وری کا، کل اس پہ یہی شور ہے پھر نوحہ گری کا۔ یہ مثال مقطع کی ہے، قافیہ کی ہے، ردیف کی ہے کہ مطلع کی ہے، تو یہ مطلع کی زندہ مثال ہے۔ مطلع کی نشاندہی کریں، سلسلے توڑ گیا وہ سبھی جاتے جاتے، دوست ہوتا نہیں ہر ہاتھ ملانے والا، محبتوں میں دکھاوے کی دوستی نہ ملا، ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں۔ تو پیارے بچوں، یہ فراز کا بہت ہی مشہور شعر ہے، تو اس لیے ہم اس کو پہلا ہی مصرع جو ہے وہ درست قرار دیں گے۔ پورا شعر آپ کو پہلے بھی میں بتا چکا ہوں، سلسلے توڑ گیا وہ سبھی جاتے جاتے، ورنہ اتنے تو مراسم تھے کہ آتے جاتے۔ ہمارے پاس آپشن ہے، مطلع کے لیے ضروری ہے کہ وہ مرثیے کا پہلا شعر ہو، مسدس کا پہلا شعر ہو، مخمس کا پہلا شعر ہو کہ غزل کا، تو یہ غزل کا پہلا شعر ہی مطلع کہلاتا ہے۔ طلوع ہونے کا مقام لغوی معنی ہے مقطع کے، قافیہ کے، ردیف کے کہ مطلع کے، مطلع کے۔ مطلع پہلا شعر ہوتا ہے نظم اور غزل کا، غزل اور مرثیے کا، غزل اور شعر عشوب کا، یا غزل اور قصیدے کا، تو چوتھا آپشن درست ہے غزل اور قصیدے کا۔ مطلع کی اصطلاح قصیدے کے علاوہ استعمال ہوتی ہے مثنوی، مرثیہ، رباعی کے غزل، تو یہ غزل میں استعمال ہوتی ہے۔ غزل میں دو مطلع ہونے کی صورت میں دوسرا مطلع کہلاتا ہے۔ یاد رکھیے کہ جب پہلا مطلب ہم پڑھیں گے تو اس کے بعد کا جو شعر اگر دونوں مصرے ہم قافیہ اور ردیف ہوں تو اس کو ہم مطلع کا ثانی مطلع کہیں گے، یعنی دوسرا شعر، یا عام زبان میں کہہ لیں حسن مطلع، زیب مطلع یا مطلع ثانی، تو ہمارا مطلع ثانی کا آپشن درست ہوگا۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے جس سر کو غرور آج ہے یہاں تاج وری کا، کل اس پہ یہی شور ہے پھر نوحہ گری کا۔ اس کے شاعر کون ہیں؟ غالب ذوق ناصر کے میر، تو یہ یقیناً میر تقی میر کا ہی ہم نام لیں گے، کیونکہ یہ ان کا مشہور زمانہ شعر ہے۔ گل کو ہوتا صبا قرار اے کاش، رہتی ایک آدھ دن بہار اے کاش۔ مقطع کا شعر ہے، استعارے کا ہے، تلمیح کا کہ مطلع کا، تو یہ مطلع کا چوتھا آپشن ہمارا درست ہے۔ ہوائے دور میں خوشگوار راہ میں ہے، خزاں چمن سے ہے جاتی، بہار راہ میں ہے۔ مقطع کا ہے، استعارے کا، تلمیح کا کہ مطلع کا، یہ مطلع کا شعر ہے۔ اور غالب کا مشہور عام شعر، ابن مریم ہوا کرے کوئی، ابن مریم ہوا کرے کوئی، میرے دکھ کی دوا کرے کوئی، تو یہ بھی مطلع کا شعر ہے۔
احمد ندیم قاسمی ہمارے بہت ہی خوبصورت شاعر گزرے ہیں. کچھ غلط بھی تو نہیں تھا میرا تنہا ہونا، کچھ غلط بھی تو نہیں تھا میرا تنہا ہونا، آتش و آب کا ممکن نہیں یکجا ہونا. تو یہ مطلع کا شعر ہے، یعنی کہ یہ مطلع ہے اور یہ ان کی غزل کا خوبصورت شعر ہے. اگر شعر کا تخلص پہلے شعر میں استعمال ہو اور دونوں مصرے بھی ہم کافی ہوں تو اسے کیا کہتے ہیں؟ ردیف، قافیہ، مقطع کے مطلع. یاد رکھیے کہ تخلص کا پہلے شعر یا آخری شعر میں استعمال ہونا بہت ہی ضروری ہوتا ہے اور اس کے ایک خاص علامت ہوتی ہے، تو یہ مطلع کہلائے گا. اگر مطلع اور مقطع کے علاوہ کہیں اور استعمال ہوگا تو وہ عام شعر کہلائے گا، مقطع نہیں کہلائے گا. تو پیارے بچوں، آج کا ہمارا جو ٹاپک تھا وہ شعری اصطلاح کے حوالے سے یہ ایک اہم جزو تھا. 5 نمبر کا ہمارا سوال تھا. امید ہے کہ آپ ان سے بہت کچھ سیکھیں گے. اللہ عز و جل آپ کا حامی و ناصر ہو. اختر چانڈیو کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.